माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर जो 6 किए हुए थे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे ये हम लोग एक मरतबा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किए थे कि क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स के बारे में, जिसमें हम लोग बात किए थे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे। पहला हम लोग बात किए थे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में, सेकेंड हेक्सागोनल के रूप में। वहाँ पर हम लोग 2 टाइप के वाइड्स भी देखे थे और हम लोग बात किए थे कि 2 टाइप के वाइड्स वहाँ पे जनरेट हुए थे आपके, एक टेट्राहेड्रल वाइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वाइड। आज हम लोग देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन क्यूब के अंदर में या फिर किसी यूनिट सेल के अंदर में कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग रहेगा लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, टी वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। हम लोग बात किए थे कि टेट्राहेड्रल वाइड बनता कैसे था। तो टेट्राहेड्रल वाइड बनाने के लिए हम लोग बात किए थे कि 3 एटम जो होते हैं, ये जो 3 एटम है, ये 3 एटम आपके 2 डायमेंशन में इस तरीके से अरेंज होंगे और एक चौथा एटम जो होगा जो उसके ऊपर से आएगा। और यहाँ पर ये 3 एटम के बीच में जो जगह बन रहा है, ऊपर से चौथा एटम को रखने के बाद जो जगह बनेगा, वहाँ पर उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो 3 एटम रखा हुआ है, 3 स्फीयर रखा हुआ है, 1 2 और ये तीसरा, 3 स्फीयर के बीच में एक जगह बना होगा, खाली जगह। इस खाली जगह के ऊपर से मैंने एक एटम को रखा है, तब जाकर के वहाँ पर जो जगह बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। ये पिछले वाले लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ें बात किए हुए थे। अब यहाँ पर देखो, इन सारे एटम्स के सेंटर को एक साथ मैं मिला देता हूँ। इसको मैं इस एटम के साथ मिला दिया, इसको मैं इस एटम के साथ मिला दिया और इसको इस एटम के साथ मिला दिया, इसका सेंटर को थर्ड वाले एटम के साथ। तो यहाँ पर ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल वाइड जनरेट हो रहा होगा। तो हम लोग इसको, ये जो हमारे पास बने वो क्या बने, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड। कहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड बना है, ये जो सेंटर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये खाली जगह जो दिख रहा होगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा होगा। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि 3 एटम है, 3 एटम को ऊपर से चौथा एटम अगर कवर करता है तो बीच में वहाँ पर जो जगह बच जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रल वाइड है, इसको हम लोग क्यूब में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यूब में या फिर यूनिट सेल में इस टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले एक हम लोग यूनिट सेल बना लेते हैं। ये आपके यूनिट सेल हो गए या फिर आपके क्लासरूम को एज्यूम कर सकते हो, जैसे मैं हम लोग पहले भी किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके एक कॉर्नर पे एटम है, दूसरे कॉर्नर पे एटम है और यहाँ पर इसके फेस के सेंटर में भी एक एटम मौजूद है और इसके फेस के सेंटर में भी एक एटम मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसका सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर। ये 2 एटम फेस के सेंटर पे अवेलेबल हैं और ये 2 एटम है वो कॉर्नर पे अवेलेबल है। अब देखो, ये जो एटम है, ये 3 एटम को, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 3 एटम के सेंटर को मैं मिला देता हूँ, मिला दिया। और जो चौथा एटम जो बच गया है, इसके सेंटर से हम सारे एटम को मिला देंगे। इसको मैं इससे मिला दिया, इसको मैं इससे मिला दिया। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये आपको कैसा मिला है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मिला है। दैट इज टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मिला है। अब इस टेट्राहेड्रॉन का एक जो सेंट्रल पॉइंट होगा, ये सेंट्रल पॉइंट अगर मैं मानता हूं यहाँ पर, इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रल पार्ट, बीच बीच का पार्ट जो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे।
एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज करो मैं ये दो कॉर्नर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कॉर्नर पे एटम मौजूद है, यहाँ पर ये कॉर्नर पे एटम मौजूद है, इसके फेस के सेंटर पे एटम मौजूद है और इसके फेस के सेंटर पे एटम मौजूद है। ठीक है, ये तीन एटम है, एक एटम, दूसरा एटम, एक तीसरा एटम। तीनों एटम के सेंटर को मैंने मिला दिया। तीनों एटम के सेंटर को मिलाओगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। और जो चौथा एटम जो बच गया है, इसको मैंने इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया और इसको मैंने इससे भी मिलाया। तो मिलाने के बाद देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। अब ये जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, इस टेट्राहेड्रॉन का जो सेंटर पार्ट होगा, बीचवा वाला पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब देखो तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपको कहां पे मिल रहा होगा? अगर मैं कह रहा हूं ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, यानी कि ये दो कॉर्नर, पहला और दूसरा वहां और वहां, ये चार कॉर्नर हो गए। ये चार कॉर्नर का अगर मैं ऐसे कट करता हूं इस तरीके से, तो क्या बनेगा? ये बॉडी डायगोनल बनेगा। हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर होगा, डायगोनली कट कर दिए हम लोग। अब जरा देखो, मैं ये दो कॉर्नर लिया, ये दो कॉर्नर लिया, दोनों को ऐसे मैं कट करूंगा बिल्कुल इस तरीके से, तो आपके डायगोनली बन रहे हैं। अब देखो, एक डायगोनल में आपके दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से ये कट कर देता हूँ ऐसे, तो ये बॉडी डायगोनल कट हो गए। अब एक बॉडी डायगोनल में आपके दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। यहाँ से देखो, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन पता करूं, तो यहाँ जो वो कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, इन दोनों कॉर्नर के 1/4 डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर उन दो कॉर्नर को ले रहे हो, तो उन दो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं ये पूरे बॉडी डायगोनल की बात करूं, जैसे इस तरीके से वो दो कॉर्नर और यहाँ पर ये दो कॉर्नर के बीच में मैं बॉडी डायगोनल की बात करूं इस टाइप का, जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है, तो एक बॉडी डायगोनल में आपके दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं, एक ये कॉर्नर से और दूसरा वो कॉर्नर से। तो हम कह सकते हैं यहां से नोट में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड या 2 टेट्राहेड्रल वॉइड at each body diagonal। एक बॉडी डायगोनल में आपके दो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? हमको ये स्ट्रक्चर ढूंढना था। ये स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए मैंने 4 एटम को कंसीडर किया, जिसमें कि 2 एटम कॉर्नर पे अवेलेबल हैं और 2 एटम फेस के सेंटर पे अवेलेबल है। और सारे एटम के सेंटर को मैं मिला दिया। जैसे ही सेंटर को मिलाओगे तो वहां पर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। बिल्कुल इसी के तरीके से मैं अपोजिट कॉर्नर में भी ले लिया, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला? टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनली कट हो चुका है। अब इस बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एट ईच बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल में टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जा रहे हैं? आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जा रहा है। टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है? टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4। कैसे पता चला? देखो, बॉडी डायगोनल कहने का मतलब क्या है कि 2 अपोजिट कॉर्नर से हमको कट कर देना है। जैसे कि देखो, वो कॉर्नर और इसके अपोजिट के कॉर्नर, ये एक डायगोनल बने ऐसे। दूसरा क्या बनेगा? ये कॉर्नर और दूसरा वो कॉर्नर, दोनों के बीच में हम लोग क्या कट कर दिए? बॉडी डायगोनल हो गया। तो जितने भी कॉर्नर एटम होंगे, अगर उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल बॉडी डायगोनल मिल जाएगा। हमारे पास टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4। और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे आपके पास 4 हो गए आपके टोटल बॉडी डायगोनल, और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहे थे, तो टोटल वैल्यू कितना मिल गया आपके पास? 8 मिल गया। तो एक क्यूब में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना जनरेट हो रहा है आपके पास? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाते हैं 8। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, पहला पॉइंट है। सेकेंड, ऊपर में लिख रहा हूं, सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये डिस्टेंस है 1/4। कितना डिस्टेंस है? 1/4।
अगर मैं यहां से इस कॉर्नर से इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस है 1/4, यानी कि अगर मैं क्यूब के अंदर किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन पता करूं तो वो हमेशा कहां मिलेगा, किसी भी कॉर्नर या सेंटर के 1/4 डिस्टेंस में मिलेंगे, यानी कि 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा किसी भी कॉर्नर से या फिर बॉडी के सेंटर से। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक पूरे बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है। अगर मैं बात करूं ये पूरे बॉडी डायगोनल है तो पूरे बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है आपके पास, √3। कितना होता है, √3। तो √3 का 1/4 पोर्शन में आपके क्या मिलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। इधर से भी 1/4 यानी कि √, इंटू 1/4 डिस्टेंस पे क्या मिलेगा आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। ये √3 क्या है आपके पास है, बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस में आपको क्या मिलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। यानी कि अगर मैं इस कॉर्नर से बात करूं तो इसका 1/4 डिस्टेंस लगभग यहां पर क्या मिलेगा आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो 1/4 डिस्टेंस आपको यहां से याद रखना है ये चीज को। तो यहां पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ टी वॉइड फ्रॉम आइदर कॉर्नर और फ्रॉम बॉडी सेंटर इज √3 इंटू 1/4, या फिर लिख सकते हो √3/4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस में हमारे पास क्या मिलेंगे, किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड का एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। चलो तो ये हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक मरतबा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ पर होता है। तो टेट्राहेड्रल बनाने के लिए क्या होते हैं आपके पास कि 3 एटम के ऊपर चौथा एटम रखा जाता है, तब जाके बीच में जो जगह बनते हैं वो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो बीच में जो जगह बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग क्यूब में ढूंढने की कोशिश किए। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब बना लिए। अब इसको ढूंढना है हमें, तो इसको ढूंढने के लिए मैं 2 कॉर्नर के एटम को, 2 फेस सेंटर के एटम को कंसीडर किया। सारे के सेंटर को मैंने मिला दिया। तो मिलाने के बाद हमें क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर डेवलप किया। अब इस टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी वॉइड या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसके अपोजिट मैंने ले लिया। तो यहाँ पे 2 कॉर्नर और 2 फेस के सेंटर पर जो एटम होंगे, इन सारे एटम्स के सेंटर को अगर मैं मिला दूंगा तो एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, दैट इज टेट्राहेड्रॉन। और इस टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी वॉइड। यानी कि अगर मैं ये चारों कॉर्नर की अगर मैं बात करूँ, ये चारों कॉर्नर कौन कौन से हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर, यानी कि बॉडी डायगोनल की बात की जा रही है। तो एक बॉडी डायगोनल में टोटल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 2 टी वॉइड एट ईच बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल में हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करते हैं। अब ये टोटल बॉडी डायगोनल हमारे पास कितने मिलते हैं, 4। ये कैसे पता चलेगा, 2 कॉर्नर मिला करके आपको एक बॉडी डायगोनल बनता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये हमारे पास कोई भी एक फेस है, इसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर को अगर मैं कट करूं तो ये बॉडी डायगोनल हुआ ना। तो एक डायगोनल बनाने के लिए 2 कॉर्नर का रिक्वायरमेंट होता है। यहां से याद रखना, एक बॉडी डायगोनल बनाने के लिए 2 कॉर्नर का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 8/2 कितने हो गए, 4। एक बॉडी डायगोनल बनाने के लिए 2 कॉर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितना होगा, 4 होगा। टोटल बॉडी डायगोनल मिल गया 4, और टोटल टी वॉइड कितने मिल जाएंगे। अब 2 टी वॉइड मिलते हैं आपकी एक बॉडी डायगोनल में, तो 4 में कितने मिले, 4 दूनी की 8, यानी कि टोटल एक क्यूब में टोटल टी वॉइड कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस ऑफ टी वॉइड, तो डिस्टेंस ऑफ टी वॉइड किसी भी कॉर्नर से, या तो ये कॉर्नर से या तो ये कॉर्नर से या बॉडी के सेंटर से, कहां पे मिलेंगे आपके, √3/4 डिस्टेंस में मिलेगा, या फिर 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल। ये 2 पॉइंट्स को आप याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके IIT JEE में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये थे आपके पास लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लोकेशन ऑफ
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं ओवॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल एटम का अरेंजमेंट इस टाइप का मैंने लिया था और 3 एटम का अरेंजमेंट ऊपर से मैंने लिया था। अब मैंने बात किया था कि तीनों के सेंटर को मिलाओ, तीनों के सेंटर को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे बताया था कि जब भी ऑक्टाहेड्रल बनाओगे तो दोनों ट्राइंगल का जो वर्टेक्स होगा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट मिलेगा। अगर दोनों का वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट मिल जाता है तब वहां पर जो बीच में जो जगह बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसका सेंटर मैं इससे मैच कर देता हूँ, इसका सेंटर मैं इससे मैच कर देता हूँ, इसका सेंटर इससे मैच किया, इसका सेंटर इससे मैच किया, इसका सेंटर इससे और इसका सेंटर इससे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिल जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। अब यहां पर जो बीच में जो जगह बचा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसको मैं एटम्स के थ्रू रिप्लेस कर रहा हूं, मैं पॉइंट के थ्रू इसको रिप्लेस कर रहा हूं। कैसे देखो, एक पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट हो गए। अब यहां पर एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इन तीनों को मैंने मिलाया। अब इन तीनों की मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखो दोनों का वर्टेक्स एक दूसरे से क्या मिल रहे हैं, अपोजिट। जैसे दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट मिला मतलब वो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो इसके पॉइंट को मैं इससे मिला दिया, इसके पॉइंट को मैं इससे मिला दिया, इसके पॉइंट को इससे मिला देते हैं, इसके पॉइंट को इससे मिला देते हैं, इसका पॉइंट को इससे मिला देंगे और इसका पॉइंट को इससे मिला देंगे। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे जो बीच में जगह बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल बना, ये ऑक्टाहेड्रल हम लोग क्यूब में ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्यूब में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग 2 जगह पे ढूंढ सकते हैं। पहला हम लोग ढूंढेंगे एज पे और सेकेंड ढूंढेंगे हम लोग बॉडी के सेंटर। अच्छे से देखते चलना, क्लियर होता जाएगा। एज पे ढूंढते हैं पहले हम लोग क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब बन गया आपका। अब यहां पर देखो, ये कॉर्नर पे आइटम मैंने ले लिया, यहां पर ये कॉर्नर पे आइटम ले लिया, इसके फेस के सेंटर पे ले लिया, इसके फेस के सेंटर पे ले लिया। अब देखो ये तो मैं इस रूम की बात कर रहा हूं, इसके बगल भी तो रूम होगा, इसके बगल ये जो रूम दिख रहा है आपको, ये वाला रूम है। तो इस रूम के बगल भी तो रूम है, इसके ऊपर भी तो रूम है, इसके नीचे भी तो रूम है। आप ऐसा एज्यूम करके चलो। तो इसके बगल वाले रूम को मैं ले रहा हूं, इसके बगल वाले रूम का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होगा, इसके ऊपर वाले रूम का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होगा। देख रहे हो। अब इसके फेस के सेंटर का आइटम यहां पर और इसके फेस के सेंटर का आइटम यहां पर। अब सबको मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, एक ट्रायंगल बन गया। अब यहां पर देखो, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, यहां पर भी एक ट्रायंगल मिल गया। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। यहां पर जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। अब ये जो ऑक्टाहेड्रॉन है इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, इसको सेंट्रल पार्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जब भी इसके सेंटर की बात करो तो इसका सेंटर कहां पे लाइज कर रहा है, देखो एज के सेंटर पे लाइज कर रहा होगा। यानी कि अगर एज की सेंटर की बात करें तो हर एक एज के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। गॉट इट। यहां से देखना, हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। जैसे कि यहां पर देखो ये वाला एज है, तो इस एज का सेंटर पार्ट पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अगर ये नीचे वाले पे एज की बात करो तो इस एज के सेंटर पार्ट पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। जहां जहां एज मिलेगा उस एज का सेंट्रल पार्ट आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिसाइड करेगा। तो देखो अब यहां पर भी एज है, यहां पर भी एज है, हर एक एज के सेंटर में आपको क्या मिलेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो यहां से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड at each edge center। एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एक एज के सेंटर पे मिलेगा। तो टोटल एज हमारे पास कितने होते हैं, टोटल एज होते हैं आपके पास
12, कितने होते हैं 12। अब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी एज के सेंटर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, और टोटल एज कितने हैं 12, वैल्यू कितने आ गए 3। यानी कि हमारे पास एज की कंडीशन पर, एज की कंडीशन पे हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने मिल जा रहे हैं 3 मिल जा रहे हैं। अब मैं बॉडी सेंटर की मैं बात करता हूं, तो बॉडी सेंटर वाले के लिए फिर से एक क्यूब बना लेता हूं मैं। ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर, जो इस टाइप का बना हुआ उस टाइप का स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, सब के फेस के एटम को मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब सारे फेस के एटम को कंसीडर किए और इन सारे एटम्स को मिलाने की कोशिश करो। इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला डालो, इसको इससे मिला डालो, इसको मैंने इससे मिला दिया, और क्या हो जाएगा यहां से, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ये बना स्ट्रक्चर आपका ऑक्टाहेड्रॉन का। अब इस ऑक्टाहेड्रन का जो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल फाइबर। अब देखो, अगर मैं ये बॉडी सेंटर की मैं बात करूं तो बॉडी के सेंटर वाला पार्ट यानी पूरे क्रिस्टल का जो सेंट्रल वाला पार्ट होगा वहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेगा, और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां मिलेगा हर एक एज के सेंटर पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2 लोकेशन है, एक लोकेशन है आपके एज के सेंटर और दूसरे लोकेशन आपके बॉडी का सेंटर। एज के सेंटर पर आपके टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने मिल रहे हैं 3, और बॉडी के सेंटर पर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहां पे हम एक पॉइंट और लिख देते हैं, इसके लिए जो होगा 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर और इनसाइड द क्रिस्टल, इनसाइड द क्रिस्टल। अब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे एज पर, और दूसरे हो जाएंगे आपके पास बॉडी के सेंटर पर। एज पर टोटल कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला था 3, और बॉडी के सेंटर पे टोटल कितना मिला था 1, टोटल वैल्यू कितने आ गए 4। यानी कि क्यूब के अंदर में, क्यूब के अंदर में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने मिलते हैं 4। इन 4 में से 3 तो आपके एज के सेंटर पे दिखाते हैं और एक आपको कहां दिखाता है बॉडी के सेंटर पर दिखाता है। तो यहां से याद रखना ऑक्टाहेड्रल का 2 पोजीशन है, 2 लोकेशन है। पहला लोकेशन एज के सेंटर पर है और दूसरा लोकेशन बॉडी के सेंटर पर है, ठीक है ना। तो यहां से देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहां तक अगर लिख ली हो, अगर मैं इसके लिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये कितना हो, इसको देखो कैसे। अब मैं ये एज की बात किया था, अगर मैं ये एज लेंथ को ए मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं ए, तो एज के सेंट्रल पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा a/2। कितना डिस्टेंस होगा a/2। तो यहां पर देखो डिस्टेंस ऑफ ओ वॉइड की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ऑफ ओ वॉइड हमेशा कितना मिलेगा आपको a/2 मिलेगा। कितना मिलेगा a/2 मिलेगा। अब इस कॉर्नर से इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखो या इस कॉर्नर से इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखो, तो दोनों साइड से आपको डिस्टेंस कितना मिलने वाले हैं a/2 मिलने वाले थे। यहाँ पे जो एज के सेंटर पे जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे थे उसका डिस्टेंस कितना होगा a/2, कितना होगा a/2। और बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये बॉडी का सेंटर ये वाला पोर्शन हुआ। अब ये वाला पोर्शन का डिस्टेंस इस कॉर्नर से कंसीडर करोगे तो वो मिलेगा आपको √3/2। कितना मिलेगा √3/2। तो यहां पर अगर मैं इसके लिए मैं बात करूं, यहां पर इसके लिए यहां पर लिख लो डिस्टेंस ऑफ ओ वॉइड एट सेंटर कितना हो जाएगा ये √3/2।
तो अब यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल का दो लोकेशन आपको मिला। पहला लोकेशन मिला आपके एज के हर एक सेंटर पर, उसका डिस्टेंस कितने हैं a/2, और दूसरा लोकेशन क्या है बॉडी के सेंटर पर, इसका डिस्टेंस कितना है √3/2। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल का दो पोजीशन मिल गया, दो लोकेशन मिल गया है, पहला लोकेशन एज के सेंटर पर, दूसरा लोकेशन बॉडी के सेंटर पर। तो एक मरतबा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए आपको एक तरीका मैं बताया था कि 3 एटम नीचे से 3 एटम ऊपर से, तीनों एटम 6 एटम आपस में मिला करके एक बीच में जो जगह बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्यूब में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्यूब में ढूंढे तो पहले हम लोग एज में ढूंढते हैं, तो पता चला हमें कि एज पर आपके हर एक एज के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है, और टोटल एज कितने होते हैं आपके पास 12। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड पर एज के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। मैं पहले लेक्चर में करवा चुका हूं कि एज पर कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं 1/4, और टोटल एज कितने होते हैं आपके पास 12। मैंने कट पुट किया, वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अगर यहाँ में एज के सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बना है उसकी डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो वैल्यू कितना आता है आपके पास a/2। तो ये एज पर टोटल कितने आ गए 3 आ गए। सेकंड है आपके बॉडी के सेंटर पे, तो बॉडी के सेंटर पे आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड इनसाइड द बॉडी क्रिस्टल या फिर इनसाइड द बॉडी आपको कितना मिल जाता है 1 मिल जाता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितने हो जाते हैं √3/2। तो यानी कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड 2 मिले हैं आपके पास, एक एज का लोकेशन है और दूसरा बॉडी डायगोनल का सॉरी बॉडी के सेंटर का लोकेशन है। ठीक है, अब बॉडी के सेंटर के लोकेशन में यहाँ पर 3 एज के लिए है और एक है आपके पास बॉडी सेंटर के लिए। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने मिल गए 4 मिल चुके हैं आपके पास। ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन कहां पर था, लोकेशन था आपके पास 2T void at each body diagonal, sorry at each body diagonal। और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पर मौजूद थे, एज के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर। ऑक्टाहेड्रल वाइड टोटल कितना बना था आपके पास, टोटल मिले थे आपके पास 8, और ऑक्टाहेड्रल वाइड टोटल कितना मिला था आपके पास 4। ये दो चीज को आपको याद रखना। अभी इसी के आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसको पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ए सॉलिड इज फॉर्म्ड एंड इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एटम। 3 टाइप के एटम से मिला करके एक हमारे पास सॉलिड बनता है। वो 3 एटम है X, Y एंड Z, जिसमें कि X आपका FCC लैटिस बनाता है। X आपका क्या बना रहा है, X बना रहा है आपके पास FCC। ठीक है, विथ Y एटम ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। जो Y एटम है वो ऑल टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करता है, ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। एंड Z एटम ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वाइड, और Z जो एटम है वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करता है। अब कहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो चलो देखते हैं। अगर मैं FCC की बात करूं तो FCC किसको कहते हैं, एटम्स का अरेंजमेंट अगर कॉर्नर पर भी होता है और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पर भी होता है। तो कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने 8, प्लस फेस की सेंटर की बात करो तो फेस होते हैं कंट्रीब्यूशन 1/2 एंड टोटल फेस कितना होता है 6। वैल्यू कितने आ जाएंगे यहाँ से 4। अगर मैं ऑल ऑक्टा टेट्राहेड्रल वाइड की बात करूं तो अभी हम लोग देखे थे कि कितने टोटल टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। टोटल टेट्राहेड्रल वाइड 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितना मिल जाएगा आपके पास 8 मिल जाएगा। और जेड की मैं बात करूं तो जेड ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड, हाफ, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं 4। कट कुट करो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। आपके पास फॉर्मूला क्या आ चुका है, x का वैल्यू आ चुका है 4, y का वैल्यू आ चुका है 8 और z का वैल्यू आ चुका है 2। कट करो, 2 से ये 2 दूनी की 4, 2 चौका 8, क्या हो जाएगा यहाँ से x2 y4 एंड z। ये फॉर्मूला आपके सॉलिड का जनरेट हो चुका है। फिर से रिकॉल करते हैं एक मरतबा। एक सॉलिड बना हुआ है जिसमें कि 3 टाइप के आइटम्स है x, y एंड z, जिसमें कि x जो है आपके FCC क्रिस्टल लैटिस बनाता है, y ऑक्यूपाई करता है ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड एंड z ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड। x आपकी FCC है। तो FCC कहने का मतलब क्या है कि आइटम्स का अरेंजमेंट कॉर्नर पर भी होंगे और उसके साथ साथ फेस के सेंटर पर भी होगा। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और टोटल के कॉर्नर कितने होते हैं 8 और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2
इंटू 6 कैलकुलेट किए तो वैल्यू कितना आया 4। ये FCC के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीके से। और ऑल टेट्राहेड्रल व्हाइट पर हमारे पास Y एटम्स हैं, ठीक है। तो Y एटम ऑल टेट्राहेड्रल व्हाइट पर है, तो टोटल टेट्राहेड्रल व्हाइट कितने होते हैं आपके पास 8, अभी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और Z एटम हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल व्हाइट है, तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट यानी कि टोटल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितने होते हैं 4, और इसका हाफ पोर्शन आपको ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी टोटल वैल्यू कितना आ गया 2। X के लिए वैल्यू आए हुए 4, Y के लिए वैल्यू आया 8 और Z के लिए वैल्यू आया 2। कट पुट किए तो वैल्यू कितना आ गया X2 Y4 एंड Z। तो ये आपके सॉलिड का फॉर्मूला आ चुका है। किसी की बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं हम लोग। आपको याद होगा मैं पिछले लेक्चर में हम लोग ये बात किए हुए थे, इफ देयर आर n एटम इन क्रिस्टल इन पैकिंग, तब टेट्राहेड्रल व्हाइट कितने मिलते थे आपके पास 2n, और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितना मिलता था आपके पास n। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए हुए थे ये चीज को। अब इसी के आधार पे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सॉलिड इज फॉर्म्ड एंड इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एटम x, y एंड z, x, y और z। x फॉर्म पैकिंग, x क्या बना रहा है आपके पास पैकिंग बना रहा है। ये कौन सा पैकिंग बना रहा है, SCC बना रहा है, BCC बना रहा है, FCC बना रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है। मैं सिंपल इसको क्या मान लेता हूँ n मान लेता हूँ, ठीक है। y क्या ऑक्यूपाई कर रहा है 1/4 ऑफ T वॉइड, टोटल T वॉइड का 1/4 पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगा y, तो 1/4 और टोटल T वॉइड कितना मिल जाएंगे आपके पास 2n, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है n लिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, कट कुट करो तो वैल्यू आ जाएंगे n बाई z कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, यानी 1/8 इंटू n। वैल्यू क्या लिए हुए ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का, ये मैं पिछले क्लास में हम लोग बात किए हुए थे ये चीज, आप वहां से देखना है इसको अच्छे से। तो वैल्यू कितना आ जाएगा n/8, यानी x के लिए वैल्यू कितना आ चुका है n, y के लिए वैल्यू कितना आ चुका है n/2, z के लिए वैल्यू कितना आ चुका है n/8। अब इसको मैंने पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जा रहा है देखो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा x के पास x8 y4 और z। 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 से इसको 2 का 8 और z। तो आपके सॉलिड के फॉर्मूले कितने आ चुके हैं x8 y4 और z। मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ एक मतलब यहाँ से। A solid is formed and it has 3 types of atom x, y and z. X form packing with y occupy 1/4 of all tetrahedral y. x occupy कर रहा है पैकिंग को। अब पैकिंग कौन सा है, SCC है, BCC है, FCC है, ये नहीं बताया, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया n मान लिया। y occupy 1/4 of all tetrahedral y. y क्यों क्या ऑक्यूपाई कर रहा है 1/4 of all tetrahedral y, यानी 1/4 और टोटल टेट्राहेड्रल y कितने होते हैं 2n। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आ गया n/2। उसी तरीके से z का वैल्यू कितना आया n/8। तो हमारे पास x की n आ गई, y की n/2 आ गई और z की कितना आ गया n/8। कैलकुलेट, मैंने इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गया x8 y4 और z। तो ये आपके सॉलिड का फॉर्मूला आ चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल बना हुआ है 2 एटम के पार्टिकल से, 2 पार्टिकल से A और B। हमारे पास पार्टिकल कौन कौन है, A है और B है। A फॉर्म्स FCC पैकिंग, A कहाँ मौजूद है FCC में। जब भी FCC की बात करो तो इसका मतलब क्या है कि एटम्स कॉर्नर पे अवेलेबल होंगे और उसके साथ साथ फेस के सेंटर पे अवेलेबल। B ऑक्यूपाइज ऑल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, B कहाँ पर मौजूद है ऑल ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। इफ पार्टिकल एलम्स बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, चलो यहां से देखो, मान लो मैंने एक क्यूब बना, अब क्लासरूम एज्यूम करके चलना आपके लिए आसान होगा। मान लो ये क्लासरूम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस क्लासरूम में अगर मैं FCC को A को रिप्रेजेंट करता हूं बड़े वाले से और B को रिप्रेजेंट करता हूं पॉइंट से, ठीक है। अब O को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है A को। अब A बोले तो FCC, और FCC आइटम कहाँ पर अरेंज होते हैं कॉर्नर और फेस के सेंटर पर, यानी कि ये A हो गया कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। अब देखो फेस की बात करो, A की बात करो, A कहाँ कहाँ मौजूद होगा सारे कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और फेस के सेंटर में, तो क्या मिलेगा आपको FCC मिलेगा।
अब नेक्स्ट है बी। बी कहां पर है? ऑल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब याद करो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां मौजूद थे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दो लोकेशन था, एज का सेंटर और बॉडी का सेंटर। तो एज का सेंटर में आपके पास क्या मिलेंगे? बी मिलेगा। जहां पर भी एज का सेंटर है वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, और इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर। ये थे आपके पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब कह रहा है क्वेश्चन, इफ पार्टिकल अलोंग बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, बॉडी डायगोनल कट करना, यानी कि अगर मैं ये पूरे बॉडी डायगोनल को ऐसे कट करता हूं, ऐसे जब मैं कट करूंगा, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये जो क्यूब है इसको मैं कट कर रहा हूं पूरे ऐसे बीच से ही, ये कोना से लेकर के मैं कट कर रहा हूं, क्या क्या डैमेज होगा देखना अच्छे से। देखो यहां से ये वाला पूरे कट कर रहा हूं इस तरीके से डायगोनली, पूरे क्रिस्टल कट कर रहा हूं, क्या क्या डैमेज होगा। कट करने के बाद देखो, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, चार कॉर्नर साफ हो गए हैं। कौन कौन? ऐसे कट किया, तो कट करने के बाद ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, वो कॉर्नर, वो कॉर्नर, टोटल डैमेज कितना हो जाएगा? डैमेज में कॉर्नर कितने डैमेज हो चुके हैं आपके पास? चार। यानी कि ये साफ, ये साफ, ये साफ और ये भी साफ, कॉर्नर खत्म हो गए। एज पर देखो, जैसे मैंने इसको कट किया ऐसे, तो यहाँ पर जो ये वाला एज है और ये वो वाला एज है, दोनों भी कट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसको ऐसे कट किया, कट करने के बाद ये वाला एज कट जाएगा और ये वाला एज भी कट जाएगा। टोटल एज कितने डैमेज हो गए? दो। तो एज का डायमेंशन कितने हो जा रहे हैं? एज डैमेज हो रहा है 2। अब यहाँ पर जैसे कट किया तो बॉडी के सेंटर पे जो बीच में जो एटम होगा ये भी खत्म हो जाएगा, तो बॉडी सेंटर भी गायब, बॉडी सेंटर गायब। और फेस, फेस देखो तो मैंने डायगोनली कट किया था ऐसे, तो ऊपर वाला फेस डैमेज हो गया था, नीचे वाला फेस भी क्या हो जाएगा? डैमेज। टोटल फेस कितने डैमेज हो गए? 2। तो फेस डैमेज हो गया 2। अब इन चारों को कंसीडर नहीं करना, अब इसको छोड़ करके जो बच गए उससे हमारा फॉर्मूला आएगा। देखो कैसे, इसके लिए बात करो कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और कॉर्नर देखो, कॉर्नर टोटल होते थे 8, 8 में से 4 खत्म हो गया, कितना बच गया? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फेस, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। टोटल फेस कितने होते थे? 6, 6 में से 2 फेस डैमेज हो गया, कितना बच गया? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कट कुट करो, कितना आया? 4 से 2 मरतबा में, ये 2 से 2 मरतबा में चला जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएंगे? 1/2 प्लस 2, वैल्यू कितना आ गया? 5/2। अब यहाँ पर आ जाओ, ऑल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखो कंट्रीब्यूशन होते थे 1/4 एज के सेंटर पर, और टोटल एज कितना होता था? 12। 12 में से 2 एज खत्म हो गया, कितना बच गया? 10, प्लस बॉडी सेंटर तो खत्म हो गया था, 4 से इसको कट कर दो, कितने आएंगे? 5/2। तो वैल्यू कितना आ गया? 5/2। यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया? 5/2, और बी का वैल्यू कितना आ गया? 5/2। इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो जब भी बॉडी डायगोनल से रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? ए बी बन जाएगा। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 12 के लिए भी हैं और IITs के लिए भी हैं और नीट के लिए भी हैं। ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। देखो आमतौर पे हमारे पास 2 टाइप्स के आयंस होते हैं, एक होते हैं आपके पास केटायन और दूसरे होते हैं आपके पास एनायन। आपको पता है कि केटायन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू एनायन। जनरली क्या होता है, जनरली केटायन का जो साइज होता है वो आपके एनायन से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसलिए केटायन का साइज छोटा होने की वजह से केटायन हमेशा वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना चाहेगा, और एनायंस जो होगा हमेशा आपका पैकिंग बनाएगा। पैकिंग कहने का मतलब एससीसी बना सकता है, बीसीसी बना सकता है और एफसीसी बना सकता है, लेकिन जो केटायन होंगे हमेशा वो क्या ऑक्यूपाई करेगा? केटायन जो होंगे आपके वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। ऐसा रीजन क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि केटायन का साइज एनायन के कंपेरिजन में क्या होता है? बहुत कम होता है। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो का आप डिफाइन कर सकते हो, द टाइप ऑफ केटायन, the type of void occupied by cation depends upon relative size of cation and anion.
and these radius ratio called limiting रेडियस रेशियो। आमतौर पे जो केटायन होते हैं उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू एनायन, इसलिए केटायन हमेशा व्हाइट्स को ऑक्यूपाई करना चाहेगा और एनायन पैकिंग बनाना चाहेगा। तो इन दोनों के साइज के जो डिफरेंसेस हैं, इनका जो रेडियस का जो रेशियो होगा उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आर पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ केटायन, मैं बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ केटायन आर पॉजिटिव को, और अगर आर माइनस है इसको मैं बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ एनायन। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो इन दोनों के रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। अब यहां से देखो मैं एक टेबल बनाया था, आपको याद होगा कि रेडियस रेशियो आप पीछे पलट करके देखना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब इसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप के व्हाइट्स बनते हैं, एक बनते हैं ट्रायंगुलर व्हाइट, दूसरा टेट्राहेड्रल व्हाइट, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट और क्यूबिक व्हाइट। वे सारे व्हाइट्स को हम लोग एक एक करके डील करते हैं, इसी में सारी चीज आएंगे आपके। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग रहेगा यहाँ पर ट्राइगोनल व्हाइट। अब वैल्यू हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहला आ जाएगा ट्राइगोनल व्हाइट। ट्राइगोनल व्हाइट देखो सबसे पहले बनता कैसे, मान लो ये हमारे पास कोई एक एटम है, इसके साथ साथ ये जुड़ा हुआ दूसरा एटम है और यहाँ पर ये तीसरा एटम। 3 एटम है आपके पास, यहाँ 3 एटम के बीच में देखो तो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल व्हाइट बोलेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इन सब को सेंटर को मैं मिला दिया। तो मिलाने के बाद देखो इसका इस स्फीयर की बात करो, इसके लिए ये क्या है, रेडियस है, इस स्फीयर के लिए ये रेडियस है, यानी कि इसका रेडियस इसका रेडियस, इसका अगर मैं बोल रहा हूँ आर ए और इसका बोल रहा हूँ आर ए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, आर ए टू आर ए, क्या हो जाएगा आपके पास 2r। उसी तरीके से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, 2r ए। उसी तरीके से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r ए। अब देखो इन तीनों का एज जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सेम है, यहाँ पर भी 2r है, यहाँ पर भी 2r है, यहाँ पर भी 2r है। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, सारे का लेंथ क्या आपके पास इक्वल है। अब देखो यहाँ से ये 3 जो नेगेटिव चार्ज हैं, इनके बीच में जो जगह बचा है, ये जगह को मैं केटायन कह रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या है आपके पास, केटायन। यानी कि ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ केटायन को, जो कि व्हाइट में अवेलेबल है, और जो ब्लैक कलर से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एनायन से, जो कि ब्लैक कलर से, ठीक है। अब देखो इसको मैं अलग फॉर्म में ट्रांसफर करता हूँ, सिर्फ ट्राइंगल के फॉर्म में। इसको मैं इस टाइप से ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसको मैं बोल रहा हूँ ए, इसको मैं बोल रहा हूँ बी और इसको मैं बोल रहा हूँ सी। ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल होंगे 60 डिग्री का। अब यहां से देखो यहां पर आपके क्या थे, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल थे, ठीक है। मैं इससे इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को मैं मिलाया, यहां पर मैं इसको ओ नाम देता हूं, और यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया एसी, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसके मैंने सेंटर को मिलाया, और यहां से मैंने इसके सेंटर से एसी में एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। अब देखो इसको हम लोग सिर्फ इस तरीके से बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल एओसी। ट्राइंगल एओसी में देखो, एओसी में कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा आपको, यहां पर है, इसको एम मान लो आप, एओसी मत बोलो, इसको बोलो एओएम। यहां पर इसको मैंने एम मान लिया, यहाँ पे जाएंगे ए एम ओ, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ से ये वाला देखो, ये ट्राइंगल के बाद ये 60 डिग्री था, उसका हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल कितने हो गए आपके पास 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो
MO, MO क्या मिलेंगे आपके पास यहां से देखो MO, यहां से मैंने यहां तक ड्रॉ किया हूं और यहां से इसको मैं इसको ड्रॉ किया हूं, यहां से यहां तक देखो, इसको मैं बोला था A, यहां से ये हो गया M और यहां से ये हो गया O। AM बराबर क्या मिले हैं, एनायन का रेडियस, दैट इज AM बराबर क्या हो जाएंगे, R एनायन। AO की मैं बात किया हूं यहां से यहां तक, तो AO को देखो तो यहां से यहां तक तो एनायन का रेडियस हो गया और यहां से फिर से कैटायन का रेडियस हो गया, तो यहां से इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, एनायन प्लस कैटायन। ठीक है, अब देखो cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहां से, AM, सॉरी MO, गलत हो रहा है क्या, बेस तो ये हो गया ना AM, बेस हो जाएंगे आपके पास AM और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहां से AO। AM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RA, और AO की जगह क्या रख सकते हैं, RA प्लस RC। और cos 30 के वैल्यू कितने होते हैं, √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, क्या वैल्यू आया, √3/2 इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई RA प्लस RC। मैं इसको पलट रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 इज इक्वल टू RA प्लस RC डिवाइड बाई RA। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, RA प्लस RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू 2/√3। काटकुट करो, वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 प्लस RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू 2/√3। यहाँ के बाद मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, देखना यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 प्लस RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू 2/√3। 1 प्लस RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू 2/1.732। √3 के वैल्यू कितने होते हैं, 1.732। तो RC बाई RA, इस एक को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1.732 माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1.732 डिवाइड बाई 1.732 RC बाई RA। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.155, यानी कि केटायन और एनायन का जो रेडियस होगा ट्रायंगुलर वॉइड में कितना मिलेगा, 0.155। फिर से मैं एक मरतबा रिकॉल करता हूं इसको, ट्रायंगुलर वॉइड बनाने के लिए 3 हमने स्फीयर लिया, इसके जो बीच का जो पॉइंट होगा, बीच का जो बचा हुआ भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। वहां पर मैंने केटायन को रखा है। अब देखो यहां से मैं तीनों के सेंटर को मिलाया तो क्या मिल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल गया। अब यहां से बीच में मैंने केटायन को रखा था, ए को मैंने इसके केटायन के सेंटर से मिलाया और यहां से एक एम परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हूं मैं यहां से। अब यहां से मैंने लिया इन ट्राइंगल ऑफ AOM। पहले हम लोग AM को देखें, AM बराबर क्या मिलेगा, यहां से देखो AM बराबर क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। AO की बात करें तो AO में क्या क्या मिल जाएंगे, एक तो मिल गया आपके पास एनायन का रेडियस और दूसरे मिल गया केटायन का रेडियस, तो हम क्या लिख दिए, एनायन प्लस केटायन। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, P/H, B/H। तो B की वैल्यू यहाँ से RA और H की वैल्यू RA प्लस RC। cos 30 की वैल्यू √3/2। अब क्या किया मैं इसको यहाँ से फिर यहाँ पर आया हूँ, √3/2 इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई RA प्लस RC। मैंने पूरे इक्वेशन को पलट दिया तो 2/√3 इज इक्वल टू RA प्लस RC डिवाइड बाई RA। इसको मैंने कट किया तो क्या वैल्यू आया, 1 प्लस RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू 2/√3। फिर यहाँ पर आ गए तो √3 की वैल्यू मैंने फिट किया 1.732। अब इस 1 को उठा के मैं इधर ले आया तो प्लस में था, अब आकर के माइनस में हो जाएंगे। कैलकुलेट की वैल्यू कितना है, 0.155। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, इसकी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो ये जो केटायन है इसको टच करने वाले कितने एटम है, 1 2 और 1 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें ट्रायगोनल वॉइड में, ट्रायगोनल वॉइड के क्या क्या मिल गया हमारे पास, रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो मिले वो आपके कितने मिले, 0.155। ये लिमिटिंग हो गया। और इसी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितने मिल चुके हैं, 3 मिल चुके हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना। अब इसके बाद हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को देखते हैं।
सेकंड है टेट्राहेड्रल बॉन्ड। चलो, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे बनता था आपको याद होगा कि 3 एटम मैंने कुछ इस टाइप से रखा था और चौथा एटम ऊपर से ऑक्यूपाई किए थे और सब के सेंटर के एटम्स को सबको सेंटर से मैंने क्या कर दिया था, मिला दिया था। हमें क्या मिले थे, अब यहाँ पे बीच में जो जगह बना था उसको हम लोग क्या बोले थे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड बोले थे। अब यहाँ पर देखो इस एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, 109 डिग्री 28 मिनट। मैं यहाँ से इसको O बोल रहा हूँ, ये A है और ये B है। यहाँ से ले रहा हूँ इन ट्राइंगल AOB। AOB कुछ इस टाइप का है। यहाँ से देखो O, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। ये वाला एंगल कितना बता रहा है आपके, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ से AB में एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ M, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो AM की वैल्यू कंसीडर करो। AM कहाँ है, यहाँ से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो AM बोले तो रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज यहाँ से क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ एनायन। और AO की बात करो, यहाँ पर मैंने कैटायन को रखा हुआ है, तो यहाँ से एनायन का रेडियस और इसके सेंटर से कैटायन का रेडियस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ से RA प्लस RC। अब चलो, तो साइन की वैल्यू लगा, साइन 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर पाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज P बाई H। P की वैल्यू कितने हैं यहाँ से, AM। P की वैल्यू कितने हैं, AM। और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, AO। तो साइन 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइड बाई 2, AM की वैल्यू कितने आ गए, RA, और AO के वैल्यू कितने आ गए, RA प्लस RC, दैट इज RA डिवाइड बाई RA प्लस RC। अब यहां से RC बाई RA वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा, अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कैसे निकालेंगे। मान लो यहां पर मैंने कैटायन को रखा है वॉइड पर, तो वॉइड से देखो कितने एटम अटैच है, एक तो एक एटम, ये दूसरे एटम, ये पीछे वाले तीसरे एटम, ऊपर से चौथा एटम। तो इस एटम को टच करने वाले कितने एटम हो गए, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ये थे आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तीसरा एटम ये हो गया आपके चौथे एटम। ऊपर से एक एटम कवर किया है और नीचे से एक एटम कवर किया है। एक तरीका ये ले सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम। आप इसको इस तरीके से ले लो। 4 एटम जो सेंटर वाले हैं उसको मैंने कंसीडर कर लिया कुछ इस तरह से। अब बीच में जो यहाँ पे जो जगह बचा है, यहाँ पर ये जगह क्या है आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। यहाँ पर मैंने कैटायन को ऑक्यूपाई करवाया है, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है। अब देखो यहाँ से इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, सबको मैंने मिला दिया ऐसे। इसको मैं बोल रहा हूँ A, इसको मैं बोल रहा हूँ B, इसको मैं बोल रहा हूँ C। अब ले रहा हूं यहां से इन ट्रायंगल ABC। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहां पे देखो AB का वैल्यू, एनायन का रेडियस और इधर से एनायन का रेडियस मिलाकर क्या हो जाएगा, 2RA। अगर मैं BC की बात करूं तो BC में देखो यहां से यहां तक B का रेडियस और यहां से यहां तक C के एटम का रेडियस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2RA, क्योंकि हमारे पास दोनों क्या है, एनायन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनायन का रेडियस, यहाँ से एनायन का रेडियस, 2 एनायन का रेडियस हो गए 2RA। यहाँ से देखो कैटायन का डायमीटर लिया जा रहा है, दैट इज 2RC।
तो हम ले सकते हैं पाइथागोरस रूल के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर से मैं ले लेता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की जब हम क्या रख सकते हैं 2RA प्लस 2RC का स्क्वायर। AB स्क्वायर के ऊपर क्या रख सकते हैं 2RA का स्क्वायर। अब BC जब हम लोग क्या रख सकते हैं 2RA का स्क्वायर। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2RA का होल स्क्वायर। लिख सकते हो क्या आ जाएगा 2RA प्लस 2RC का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर आएगा, रूट चढ़ जाएगा, उधर से क्या हो जाएगा 2RA प्लस 2RC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2RA का स्क्वायर। इससे ये स्क्वायर और पावर कट जाएंगे तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2RA, 2RA प्लस 2RC। इसको उठा के नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा 2RA प्लस 2RC डिवाइड बाई 2RA इज इक्वल टू रूट 2। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2RA डिवाइड बाई 2RA प्लस 2RC डिवाइड बाई 2RA। इसी एक कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे इज इक्वल टू रूट 2। दैट इज 1 प्लस RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू रूट 2। इस 1 को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा RA डिवाइड बाई RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 RC डिवाइड बाई RA। तो RC डिवाइड बाई RA की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0.41। बॉडी सेंटर में देखते हैं तो क्यूबिक वॉइड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक क्यूब बनाना पड़ेगा। ये क्यूब मैं बना लेता हूं सबसे पहला। ये क्यूब बन चुके हैं आपके पास। और इसके बॉडी सेंटर को पता करना है तो बॉडी सेंटर में जो एटम मौजूद है उसके लिए एटम आपके कॉर्नर पे अवेलेबल होंगे, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पर अवेलेबल होगा, बॉडी के सेंटर पर अवेलेबल होगा। अब ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो गए हैं। अब देखो मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये बॉडी डायगोनल हो गए, ये बॉडी डायगोनल हो गया। अगर मैं इसके एज को मैं कंसीडर करता हूं ए, क्या कंसीडर करता हूं ए, तो यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल कितना होगा ये देखो। इसको मैं कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा हूं, सिर्फ बॉडी डायगोनल को मैं ले रहा हूं सिर्फ अभी। ये बॉडी डायगोनल ऐसा है जिसमें कि एटम, एक एटम जो है आपके ब्लू कलर का जो केटायन है, ये है आपके पास केटायन जो कि आपके सेंटर पर अवेलेबल है। ये सेंटर पर जो है आपके पास केटायन मौजूद, दैट इज 2R केटायन। रेडियस यहां से देखो, इसका R और इसका R मिलाकर क्या हो गया 2RC, और C बोले तो केटायन। ये कॉर्नर के एटम को मैं एनायन बोल रहा हूं, ये कॉर्नर के एटम को मैं एनायन बोल रहा हूं। ये RA और ये है RA। और बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है √3A। ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहां से यहां तक हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, देखो ये 2 कॉर्नर के एटम हैं, ये 2 कॉर्नर के एटम के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3A, क्योंकि यहां से देखो इसका लेंथ कितना ए, इसका भी लेंथ कितना ए, तो रूट निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये √2A, ठीक है। अब देखो यहां से ए की वैल्यू को देखो, आपको मैं बताया था ये जो एनायन है और ये जो एनायन है ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सटे होते हैं। यहां पर कोई भी गैपिंग आपको दिखता नहीं है, यानी ये कुछ इस टाइप के यहां पर एटम मौजूद होते हैं, इस टाइप से। यहां से यहां तक की वैल्यू है आपके पास ए, जो कि यहां से दिख रहा है। इसका रेडियस RA और इसका रेडियस RA, तो दोनों मिला के क्या लिख सकते हैं A बराबर 2RA, यानी A बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 2R। ये दोनों यहाँ से देखो ये चिपके हुए रहते हैं, यहाँ पर गैपिंग आपको दिखता नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से ये RA और ये RA को मिलाकर लिख सकते हैं 2RA प्लस ये 2RC इज इक्वल टू √3A, दैट इज 2RA प्लस 2RC इज इक्वल टू √3। ए के जब हम क्या लिख सकते हैं 2RA इंटू 2RA।
तो हो जाएगा यहाँ से 2RA प्लस 2RC डिवाइड बाई 2RA इज इक्वल टू √3 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ से तो आएगा 1 प्लस 2RC डिवाइड बाई 2RA इज इक्वल टू √3। इस 1 को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2RC डिवाइड बाई 2RA इज इक्वल टू √3 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1, दैट इज RC डिवाइड बाई RA की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0.732। अब यहाँ से रिकॉल करते हैं एक मरतबा, ट्राइगोनल के लिए हमारे पास वैल्यू कितना आया था 0.15, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए वैल्यू कितना आया था 0.225। ऑक्टाहेड्रल के लिए वॉइड कितना आया था वैल्यू 0.414, और यहाँ पर क्यूबिक के लिए कितना वैल्यू आ चुका है 0.732। तो ये थे आपके पास टोटल लिमिटिंग रेडियस रेशियो। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम आज तक का यहीं तक था, आप यहाँ तक कवर करो और पहले वाले लेक्चर को भी देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए क्या प्रॉपर लेक्चर बना दूंगा, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।